अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर आया हूं रिनाला खुर्द में एक ऐसे मुकाम पर जो पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। और इस खूबसूरत कोठी जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पस मंज़र में, इतना प्यारा जो मंजर है, इसको मेम की कोठी भी कहा जाता है रिनाला खुर्द में, और पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है। और ये कोठी है मैडम एच.डी. टेलर्स की, और जो 1991 तक ये कोठी और ये रिनाला का जो स्टेट का इलाका है, ये तकरीबन 70,000 एकड़ का रकबा है, ये इनके पास रहा है। और 1994 में इनकी वफात हुई थी। तो हम आपको इस कोठी के बारे में दिलचस्प हकायक और मालूमात देंगे और आपको इस कोठी की सैर भी करवाएंगे। तो चलें हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। मिसेज हैज़ल डेनिस टेलर, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी रिनाला खुर्द में बसर कर दी। रिनाला खुर्द उकाड़ा की तहसील और पंजाब का खूबसूरत तरीन शहर है। रिनाला खुर्द शहर से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर रिनाला इस्टेट लिमिटेड वाक़या था। ये वाक़या है सन 1915 का, जब अंग्रेज़ों ने पंजाब में आपाशी का निज़ाम कायम किया और कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1912 मुतारफ़ करवाया। तो इस खित्ते की पहली लीज़ में से एक मेजर डेनिस हेनरी वैन रिनन को दी गई। गालबन ये वो जगह है जहाँ हैज़ल ने अपने वालिदैन के साथ रहने का इरादा किया। समझौता करने वाले गांव 20 1 आरबी, 21 1 आरबी, 22 1 आरबी, 23 1 आरबी, 13 1 आरए और 14 1 आरए थे। लीज़ 1915 से 1935 तक थी। 20 साला लीज़ को बाद में 10 साल के लिए 1945 तक बढ़ा दिया गया। ताहम मेजर वैन रेनन 1938 में इंतकाल कर गए और उनकी बेटी हैज़ल ने अपने शोहर कर्नल जॉन F.L. टेलर के साथ मिलकर लीज़ का इंतज़ाम किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म A.F. फर्गूसन के रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि दोनों मियाँ बीवी रिनाला इस्टेट लिमिटेड में हिस्स रखते थे। जोड़े ने यहाँ खेती बाड़ी का इंतज़ाम किया। इसके अलावा सड़कों, रिनाला रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, घोड़ों के लिए अस्तबल, पिडाक और एक मॉडल विलेज बनाने में सहूलत फ्राहम की। उनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर नौ आबादियाती रियासत ने लीज़ में 10 साल की मज़ीद तोसी कर दी और ये वादा भी किया कि इसके बाद टेलर फार्म खरीद सकेंगे, लेकिन हालात जल्द ही बदल गए। 1948 में मूसलाधार बारिशों से फार्म को बहुत नुकसान पहुंचा। 7,723 एकड़ में से 4500 एकड़ पानी में डूब गए। ये टेलरों के लिए मसाइल का आगाज़ था, ख़ास तौर पर लीज़ की मियाद ख़त्म होने के बाद। 1955 में जब इलाके के दीगर स्टेक होल्डर्स ने मलकियत को चैलेंज किया, तो उस वक़्त के मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर, जिनके कंट्रोल में ये ज़मीन आई, उन्होंने भी टेलर्स के हक़ में फ़ैसला दिया और उन्हें मज़ीद 10 साल के लिए लीज़ में तोसी की पेशकश की। बिल आखिर 1968 में कर्नल जॉन टेलर की मौत के 1 साल बाद लीज़ को 1969 से 1989 तक बढ़ा दिया गया। 1971 में वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़मीन को ज़ब्त करने का हुक्म दिया। मार्शल लॉ रेगुलेशन 115 के तहत केस फेडरल लैंड कमीशन में पेश किया गया, जिसके नतीजे में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लीज़ में तोसी कर दी गई। मिसिस टेलर मकामी अशराफिया के साथ अच्छी तरह जुड़ी हुई थीं और उनके पुराने नौकर उनकी बेगम आबदा हुसैन जैसे लोगों के साथ दोस्ती का जिक्र करते हैं। इसकी वजह शायद ये थी कि दोनों ख़वातीन नौ आबादियाती रियासत की तरफ से दी गई जागीरों की वारिस थीं। मिसिस टेलर का फार्म हाउस अपने घोड़ों के लिए जाना जाता था। घोड़े फ़ौज को फराहम किए जाते थे और बैरून मुल्क बरामद भी किए जाते थे। बेगम आबदा हुसैन से दोस्ती मिसिस टेलर के काम ना आई, क्योंकि वो मकामी ज़िम्मेदारों से लड़ने में मिसिस टेलर की कोई मदद ना कर सकती थीं। मिसिस टेलर की ज़मीन के गिर्द म्यूज़िकल चेयर का खेल शुरू हो चुका था, जबकि लैंड कमीशन ने 1979 में लीज़ में इजाफा कर दिया था। इसी दौरान रिमाउंट डिपो भी मैदान में आ गए और दावा किया कि उनकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है और उन्हें उसे खाली कर देना चाहिए। मिसिस टेलर ने कानूनी निज़ाम का सहारा लिया और उन्हें हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया, जो 1999 तक जारी रहा। वो मार्शल लॉ रेगुलेशन 115 के ख़िलाफ़ लड़ती रहीं। उनका मौक़िफ़ था कि ये उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि मार्शल लॉ उठा लिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामला सालसी के लिए उकाड़ा के डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दिया, जिन्होंने ज़मीन सूबाई हुकूमत के हवाले करने का हुक्म दिया। दरअसल मिसिस टेलर का ज़मीन पर कंट्रोल ख़त्म हो गया था।
हालात कशीदा थे और एक तरफ मज़ारीन ज़मीन लेना चाहते थे तो दूसरी तरफ बड़े ज़मींदार। ऐसे में मिलिट्री स्टेट ने ज़मीन का कंट्रोल संभाला। मिसिस टेलर की उम्र उस वक़्त 80 साल थी और उनको सिक्योरिटी दी गई और अपने घर में रहने दिया गया। वो 1994 में फौत हो गई। इसके बाद उकाड़ा रिमाउंट डिपो ने फार्म को ज़म कर लिया। मिसिस टेलर की कब्र उनके घर के सामने वाक़या है। उनका घर चूँकि बहुत पुरानी इमारत है जो आज भी पूरी शान शौकत और गरूर के साथ खड़ा है, मगर हुकूमती अदम तवज्जुही से सोफ़े टूट चुके हैं, इमारत बिखर चुकी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इमारत कई जगह से टूट फूट का शिकार होकर गिरने वाली है, लेकिन पुरानी गाड़ी, पियानो, टीवी, कार और दादा की घड़ी आज भी मौजूद है। उनकी कब्र पर खड़े होकर मैंने सोचा कि मिसिस टेलर आखिर यहाँ से क्यों नहीं निकली। अपने वतन से हज़ारों किलोमीटर दूर रिनाला खुर्द को अपना घर बना लिया और यहीं मरना पसंद किया, जबकि वो ज़िम्बाब्वे रोडेशिया जा सकती थी। ये रोडेशिया ज़िम्बाब्वे का एक कस्बा है जहां उनके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ था, जिसका कंट्रोल उन्होंने अपने अकलौते बेटे जॉन वैन रेनन टेलर को 14 अप्रैल 1980 को लाहौर में दस्तखत शुदा पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए दे दिया था। ज़िम्बाब्वे में उनको ज़्यादा सहूलियात मैसर थीं, लेकिन फिर भी मिस्टर जॉन जूनियर रिनाला खुर्द ही क्यों आता है और पुराने नौकरों के घरों में क़याम करता है। शायद उसकी माँ और बड़ों की कब्रें उसे यहाँ खींच लाती हैं। रिनाला खुर्द माँ बेटे के लिए ऐसा घर था जैसा उनके लिए दुनिया में कहीं और ना हो, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह को घर बना सकता है जो उनका वतन ना हो। मिसिस टेलर की ज़िंदगी इस बारे में एक राज खोल देती है कि आप घर कॉल कर सकते हैं या नहीं। क्या ये वो जगह है जहां आप पैदा हुए, या आपके आबाओ अजदाद कहां से आए थे, या वो जगह जहां आप रह चुके हैं और अपने जज्बात का सरमाया लगाया है। इस घर को या इस कोठी को जब आप बाहर से देखते हैं तो यकीनन आप इसको बहुत ही शानदार महसूस करते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हैं तो अंदर मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी का फर्श है और लकड़ी की सीढ़ियाँ। जब आप ये हर चीज़ देखते हैं तो आप इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस पुराने वक्तों में इस कदर खूबसूरत इमारत ये बनाई गई थी। लेकिन अब यहाँ ये इमारत टूट फूट का शिकार हो रही है। जगह जगह से इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। रिनाला खुर्द चूँकि अंग्रेज़ों के आबपाशी के निज़ाम से पहले एक बंजर और जंगली इलाका था, जहाँ जाबजा झाड़ियाँ मौजूद थीं। ऐसे में इस इलाके में इस तरह का खूबसूरत घर बनाना, इतनी अच्छी डेकोरेशन करना और इतनी दूर आके किसी गैर मुल्की का बस जाना, ये बहुत ही शानदार एक तजर्बा था। कोठी को आप देख सकते हैं, इसके दरवाजे आज भी यूं लगता है जैसे अपने आने वालों का इंतज़ार कर रहे हों। सीमेंट की छत और इसमें लगी जालियां आज भी बताती हैं कि यहाँ कोई बाज़ौक़ आदमी रह चुका है। मैडम हेज़ल डेनिस टेलर के जूते और उनकी आसाइश जो इस कोठी में मौजूद हैं, देखकर अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ही बारोब शख्सियत थी और उनको इस इलाके के बहुत सारे लोग जानते थे और लोग उनके बहुत सारे लोगों के साथ मरासम थे। मिसिस हेज़ल डेनिस टेलर ने इस इलाके की बेहतरी के लिए बहुत से इक़दामात किए थे। इस कोठी में मौजूद तहखाने भी मौजूद हैं। इसके अलावा बार रूम्स और उनके पुराने जूते आज भी मौजूद हैं। सोफ़े और टीवी जो पुराने वक्तों का है वो भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा कोठी के साथ ही जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उनसे ये ज़ाहिर होता है कि उन्होंने अपने मुलाजमीन का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा होगा और वो उनके साथ पूरे वफ़ादार थे। लेकिन चूँकि वो एक फ़ॉरनर थी और इलाके में इस वजह से उनकी ख़ास कोई पजीराई नहीं थी, लेकिन इस इलाके को सरसब्ज़ बनाने में और इस बंजर इलाके को जो सेमो थोर का शिकार है, इसको आबाद करने में मैडम एच.डी. टेलर का बहुत ज़्यादा किरदार है। उनके बेटे जॉन डेनिस वैन रेनन आज भी इंग्लैंड में अब चले गए हैं, लेकिन पहले वो काफ़ी अरसा यहाँ पाकिस्तान में रहते रहे हैं। अब भी वो कभी कभार आते हैं और मैडम डेनिस की कब्र पर
हाज़िरी देते हैं और अपने पुराने घर का नज़ारा करते हैं और अपने आबाओ अजदाद की जो निशानियाँ उनको याद करके उस बरसों लंबी मुसाफत को महसूस करते होंगे जो उनके बड़ों ने यहाँ पर गुजारी। उनके दादा यहाँ रहे, उनकी वालदा यहाँ रहीं, उनके वालिद यहाँ रहे, लेकिन उनको ये वतन छोड़कर वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। ये कोठी जहाँ अपने आप में एक शाहकार है, वहीं इसको देखने वाले जो मुल्क के दूर नज़दीक से सियाह यहाँ आते हैं उनको अपने शहर में गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह की इमारतें जो आजकल बहुत मखदूश हालत में हैं, उनके लिए हुकूमत को चाहिए कि इनकी तज़य्युन व आराइश की जाए और इनको आने वाले दिनों के लिए महफूज बनाया जा सके। आप देख सकते हैं कि इसकी छत के ऊपर तरह तरह की घास उग चुकी है और इसकी खस्ताहाली दूर से ही अय्यां है। यकीनन इसके रहने वाले मकीन न मकान रहे न मकीन रहे। तो वो कहते हैं कि ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कि जिन लोगों ने 7,723 एकड़ पर अपनी एक स्टेट कायम की थी वो आज यहाँ नहीं हैं। मैडम टेलर्स घोड़ों की बहुत शौकीन थी। उनके घोड़ों की तस्वीर आज भी इसमें मौजूद है और उनकी हिस्ट्री के बारे में आज भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। उनकी किताबें, उनकी लाइब्रेरी, उनके बार्स और उनकी ये पूरी इमारत का खाका हमने आपको दिखाया। ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है और इसको देखने के लिए हम बड़े इश्तियाक के साथ जब यहाँ पहुँचे तो हमें इसकी खस्ताहाली देखकर बहुत अफसोस हुआ कि इस कदर खूबसूरत इमारत आज किस हालत में मौजूद है, जबकि हमें यहाँ पर मौजूद गार्ड्स ने बताया कि यहाँ पर सांप भी बहुत ज़्यादा अंदर रहते हैं। जब हम इसके अंदर गए तो हमने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे जंगली जानवर भी मौजूद थे। इस कोठी के अंदर जो सहूलियात मुहैया की गई थीं वो आज भी तकरीबन 70% पाकिस्तानियों को मुयस्सर नहीं हैं। ये साम्राज्यी निज़ाम का भी एक खाका है कि वो लोग जो इतनी दूर से यहाँ आए और हज़ारों एकड़ों पर हुकूमत की और उन्होंने इस मुल्क का माल लूटा और उसको अपने मुल्कों में ले गए। बहरहाल ऐसी इमारतें आने वाले सयाहों के लिए पुरकशिश होने का सबूत हैं। हमारी अपनी हुकूमत से, हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि ऐसी इमारतों को, इस इमारत को ख़ास तौर पर महफूज किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें इसको देख सकें। हमारी अगली वीडियोज़ तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।